सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि सर्कुलर रेलवे के बनने की उम्मीद हो चली है। सुप्रीम कोर्ट पुरज़्म है कि इस नीयत की खराबी हो या फिर तजावुज़ात की गंदगी, सर्कुलर रेलवे की राह में पड़ी हर रुकावट को दूर करके रहेगी। आज अदालत के रूबरू सरकारी हुक्काम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फिर मसाइल की गोली देने की कोशिश की। मुश्किलात के अंबार पहाड़ की भूल भलियों में घुमाने की कोशिश की, लेकिन अदालत किसी झांसे में नहीं आई। अदालत ने मंसूबे के लिए 6 महीने की मोहलत देते हुए इंतबाह किया कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वजीर आजम और वजीर आला सिंध तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। कराची वालों की मुश्किलात खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के अज़्म को मेरा सलाम है, लेकिन सितम यह है कि बीआरटी हो या फिर सर्कुलर रेलवे, ये दो मंसूबे दो हुकूमतों की गफलतों नाअहलियों की एक तवील दास्तान है। सलाम तो तहरीक इंसाफ को भी करना बनता है, जो बड़ी हिम्मत, जुर्रत और इस्तिकामत के साथ बीआरटी पर होने वाली तनकीद बर्दाश्त कर रही है, लेकिन 6 साल बाद भी इसकी तकमील की कोई तारीख देने को तैयार नहीं। हद तो यह है कि इसकी लागत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। खबर यह है अब भी बीआरटी मंसूबे की लागत में 4 अरब रुपए का इजाफा हो गया है, जिसके बाद मंसूबे की लागत 70 अरब से तजावुज करने लगी है। ऐसे में हम जनाब वज़ीर आज़म से कैसे तवक्कुह करें कि वो सिर्फ 6 महीने में सर्कुलर रेलवे का मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे। ये उनके पसंदीदा तरीन शेख रशीद की सलाहियतों का भी इम्तिहान होगा। रही सिंध हुकूमत, इसकी बात क्या करें। इसके बारे में तो खुद चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा रिमार्क्स दे दिए थे कि भाई सिंध हुकूमत के सुपुर्द किया तो फिर कुछ नहीं होगा, ये बात खुद के कही थी। बहरहाल इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं आज की हम डेवलपमेंट्स के हवाले से एक रिपोर्ट। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, इससे बड़ी क्या बात होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा एक मुल्क का मुंसिफ काजी, वो ये कह दे सबसे बड़े ओहदेदार चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में, वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में कि फिर 6 महीने का वक्त है, सर्कुलर रेलवे अगर ना चली तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और वज़ीर आज़म सिंध के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब है फिर तो ये दोनों नाअहल हो सकते हैं। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई और उसमें फिर वही बात है 1 सेकंड की भी सजा हो गई तो ख़त्म कहानी। मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काम क्या कर रहे हैं, ये किसका काम है? आवाम को बुनियादी सहूलियात और ख़ास तौर पर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सस्ती सफरी सहूलियात फराहमी, उसकी किसकी ज़िम्मेदारी है? वफाकी हुकूमत की। चूँकि सर्कुलर रेलवे अगर बात की जाए तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत की बनती है, और अगर ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भी जारी बात है वफाकी हुकूमत भी, अगर इस तरह रेलवे का चूँकि मामला है तो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी उसकी ज़िम्मेदार है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो काम है, क्या ये वफाकी हुकूमत का नहीं है? क्या ये सिंध हुकूमत का नहीं है? जो आवाम से वोट लेते हैं किस बात पे, जब वो दावेदार हैं कि जी हम मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, क्या उनको जो उनके हकूक़ हैं, उनको जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी है, वो क्या फराहम करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना है? क्या वो वोट लेके आए हैं? क्या वो आवाम से वादे करके आए हैं? मामला ये है कि ये फेलियर है। और आज जब कराची सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब सेक्रेटरी जो रेलवे से मुकालमा किया कि क्यों ना आपको जेल भेज दिया जाए, उनका अब तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या इससे पहले आप क्या कर रहे थे? और जो उनके रिमार्क्स हैं कि आप ये विजन आपका है, बात बड़ी अहम है, यानी ये विजन आपका है। बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान या पीटीआई को, जारी बात है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेक्रेटरी मिनिस्टर, या क्योंकि मिनिस्टर एक हुकूमती नुमाइंदा है, वो भी एक स्टेट का फंक्शनरीज है, तो उन्होंने कहा आप अहल नहीं, हमें मालूम है नहीं चलाएंगे आप सर्कुलर रेलवे, रोज़ाना ख्वाब दिखा रहे हैं, नहीं करेंगे आप काम। 24 गेट पर कब्जे का बताया जा रहा है,
बहाने बनाए जा रहे हैं। 24 गेट के बाद नया बहाना आ खैर साहब, अगर आप इजाजत जाएगा। दें, जब ये कब्जे हो रहे थे तो क्या कर रहे थे? अच्छा, अगली समात पर नया, और एडवोकेट जनरल जो है सिंध, उन्होंने रिपोर्ट पेश की और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर 6 माह के अंदर ये अच्छा, मंसूबा नहीं बना मैं यही तो बात बाबर वज़ीर साहब से- आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध को तो इन्हें दोबारा अदालत आता हूं के आपके पास। नोटिस जारी करेंगे। अच्छा बाबर डोगर साहब, अगर हम देखें ना हमारे मुल्क के साथ क्या हुआ, किस तरह के मसाइल का शिकार हुआ, तो अगर सिर्फ कराची को देख लें, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है, तो कराची से हमें सारी बात समझ आ जाती है। रोशनियों का शहर, फिर दहशतगर्दी क्या हुआ। अच्छा, कराची में भी अगर हम सर्कुलर रेलवे को देख लें कि किस तरह यहाँ पर करप्शन और क्या कुछ होता रहा, तो समझ आ जाती है। लेकिन ये जो बात फिरदौस शमीम नकवी साहब गए, अपोजिशन लीडर भी हैं, सिंध में तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, उन्होंने जाकर कहा कि जी हम घर ना गिराएं लोगों के। अब खरल साहब ने तो कह दिया कि चीफ जस्टिस को तो वोट नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वो तो सिर्फ आइन और कानून के लिए और लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि आइन और कानून में लिखा है लोगों को ये सहूलतें देनी चाहिए। उन्होंने कल को जाकर वोट नहीं लेने, ना उन्होंने को अपना नाम बनाना है कि जनाब दोबारा मुझे हुकूमत मिले, कुछ नहीं, उन्होंने रिटायर हो जाना है। तो ये काम इस हुकूमत का, मगर जिन्होंने वोट लेने वो कह रहे हैं जी घर ना गिराएं, तो अब क्या करें? उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं कि कराची तकरीबन 2-2.25 करोड़ आबादी का शहर है। दुनिया भर में जहाँ भी बड़े मेगा सिटी हैं वहाँ पर इस तरह सर्कुलर रेलवे चलती है, लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैं तो कहता हूँ कि वो तमाम पिछले जितने भी रेलवे के मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी थे, उन सबको बुलाया जाए, जो नहीं है उनको निकाला जाए। मसला ये है कि रेलवे की ज़मीन उस पर कब्जा, रेलवे का ट्रैक उस पर कब्जा, रेलवे कहाँ पे सोई हुई थी? ऑफ कोर्स कोई इस तरह तो नहीं हो सकता कि रेलवे की ट्रैक के ऊपर कोई 5 मंजिला बिल्डिंग बना दे और रेलवे को पता ही ना हो, सोए नहीं हुए थे। और साहब ये सबकी जेबें गर्म हुई हैं। थानों पर हमले हो जाते थे, आप वो दौर भी मुझे एक बात बताएं, जहां गवर्नमेंट की रेट आती है, जहां गवर्नमेंट की रेट आती है, ऑरेंज लाइन बनानी थी, का क्या रेट होगा? ये ऑरेंज लाइन बनानी थी, ये मेट्रोज बनानी थी। उस वक्त रास्ते में कब्रिस्तान आए, वो उड़ा दिए, मार्केटें आई, घर आए, जो सब ले उसको उड़ा दिया गया। स्टेट लैंड पे कब्जा करना हो तो 2 मिनट में कब्जा हो जाता है। पिछले 20-30 साल जिस तरह से दहशतगर्दी थी, उस वक्त तो कोई थाना नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, गवाह मार दिए जाते थे, 100 बंदा मर जाता था। इस मुल्क को लूटा गया, तो नहीं है ना, इस मुल्क को लूटा गया, बर्बाद किया गया, कराची का बेड़ा गर्क किया गया, जहां जहां पे स्टेट लैंड थी उस पर कब्जा किया गया। ये एवं ही नहीं है कि ये जो कराची में जनाब जिस सारे कब्जे हुए, जिस तरह से कराची का बेड़ा गर्क हुआ, वो आपके सामने है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि रेलवे का पूरा ट्रैक ही कब्जे में चला गया, पूरी जमीन ही चली गई। अब चीफ जस्टिस सही कह रहे हैं कि जनाब जब 1 करोड़ रुपए का जमीन का टुकड़ा 10 लाख रुपए में आप खरीद रहे होंगे, तो आपको नहीं पता कि ये जाली है, 2 नंबर है, फ्रॉड है, कि जो था और सब मिले हुए थे, जो पूछने वाला नहीं था ना। अब तकलीफ हो रही है, लोग आकर रहते थे, जब सस्ती चीजें खरीदी जा रही थी, जब कब्जे ग्रुप कर करके लोगों को ये सस्ती चीजें बेच रहा था, खरीदने वालों को नहीं पता था। हो गया। अच्छा एक सेकंड मुझे बताएं, एलिवेटेड, आज चीफ जस्टिस ने कहा कि जी कभी आप हमें ये कहानी सुना देते हैं जी, एलिवेटेड बनाया जाएगा ताकि वो जहां जहां कब्जा हो गया, घर बन गए, गरीब लोग हैं उनको रहने दो, हम इसको एलिवेटेड बना देते हैं, ऊपर यानी जमीन से ऊपर जाकर वो बना देते हैं। एक ये भी कहानी सुनाई जाती है। तो सामा साहब, फिर मलीर में जो स्टेट लैंड दी गई है उसको बहरिया वाले को, वहां पर इन लोगों को अकोमोडेट कर दीजिए। वो बहरिया वाले से पैसे पकड़े और सारी जमीन उसको अरबों रुपए की जमीन जो थी लाखों के भाव में उसको दे दी। इतनी तकलीफ है ना सिंध गवर्नमेंट को इनकी, इतनी सुप्रीम कोर्ट है ना, तो जाके वहां पर आबाद कर दे। इतनी स्टेट लैंड पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट को दे के जनाब ये हमारे पास प्लान है, हम इनको यहाँ कर। असल इशू वो नहीं है जनाब, उसामा साहब, असल इशू वो नहीं है, असल इशू है वो 5-5 मंजिला बिल्डिंगें, वो प्लाजे जिनकी अरबों रुपए की मालिक है, जिसके पीछे ये मिनिस्टर्स हैं, जिसके पीछे ये पॉलिटिशियंस हैं, ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स हैं, असल रोला इनका है। आम गरीब आदमी जो है उनकी छोटी मोटी दुकानें, उनको अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, और वो दस्तरखान ये वो, तो उन्होंने 2000 साहब वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है, इशू ये है जब अरबों रुपए की बिल्डिंग जो है वो गिरानी पड़ रही है ना, वो जो इन्होंने खुद कब्जे कर करके और इतने बड़े प्लाजे खड़े किए हुए, मसला उनका आ रहा है, तकलीफ उनकी हो रही है साहब, जिन अफसरान। अच्छा ये वो वह चीज है, बाबर साहब एक पैसे खाए हैं दोनों से, अगर वो वह चीज है जिसपे आप देखिए अपोजिशन सारे
एक पेज पे हैं, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या एमक्यूएम है, सारी पार्टियां एक पेज पर हैं, क्योंकि सबने मिलकर लूटा है। सबकी एक सेकंड बाबर साहब, तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली है, अब आकर पीछे 20 तो साल शमीम या नकवी पीपल्स साहब पार्टी जो रही है, वो कह रहे हैं कि जनाब ना गिराया जाए, वो किस चक्कर में कह रहे हैं ना गिराया शेख जाए? रशीद साहब कब्जा जाके ग्रुप से इलेक्ट्रिक शो जमीन- करा है। ये स्टेट लैंड है, रेलवे की जमीन है, वफाकी हुकूमत की जमीन है, कागजात कराई जाए, मैं खाली इसका कराई एक जाए, मिथ क्यों बता नहीं रहा खाली कराई होता जाए? कि आप खबर- पीटीआई अच्छा, को अगली अब आई खबर, है, अगली छोटा खबर। सा पीटीआई की आपने कहा हुकूमत अब आई है। होता यह है जो गैर कानूनी काम करता है ना, आप लेसन भी है, जो गैर कानूनी इस तरह की चीज करता है, सस्ते दामों लेता है, महकमों को पैसे दे के वो बार बार लुटता है। कभी उसको एमक्यूएम लूटता है, कभी उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लूटती है, कभी उसको पिछली जो रेलवे के जो लोग हैं वो लूटते हैं, कभी उसको पीपल्स पार्टी वाले लूटते हैं, कभी उसको नून लीग वाले लूटते हैं। अब मामला यह है कि ये चाइना कटिंग सर और ऐसे नहीं रेलवे बनी जो थी। है चाइना वो कटिंग बाकी वजारत इसी तरह थी। है, वो शेख सरकारी रशीद जमीनों पे साहब कब्जे कर और करके असद चाइना उमर कटिंग साहब की गई इलेक्टेड है। थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब मुझे ये बताएं, जिस बंदे ने, जिन हुकूमती शख्सियात ने, जिन अफसरान ने, एहलकारों ने जो बनवाई बिल्डिंग गैर कानूनी पैसे लेके बनवाई होंगी, जी जाहिर है, ऐसे ही है ना। अच्छा, क्या 5 लाख की जगह साहब, 50 मैं लाख आपको देंगे, बताऊं। 1 करोड़ की जगह 20 लाख में देंगे, ये कैसे मिल वो रही है? पैसे क्या वापस देने उनके लिए आसान है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे, बड़ी फाइलें उठा के आप लेके गए थे जस्टिस साकिब निसार के, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मंशा बम साहब जो है ना, जितनी जमीनों से वागजा कराई गई थी ना, उसने तमाम जमीनों पे दोबारा कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब नहीं, ये क्या है? सारी जमीनों पे दोबारा लाहौर कब्जा में? कर लिया, लाहौर के अंदर। तो किसकी मिली सुप्रीम भगत है? कौन कोर्ट खामोश ने है? ऑर्डर किए, जस्टिस साकिब निसार ने ऑर्डर नहीं, किए, वज़ीर आला ने कहा है- साहब वहां पर जाकर उनके साथ असिस्ट करते रहे कि ना ये कब्जे छुड़वाने हैं। नहीं, वो मनशा खैर बाम साहब, की नहीं है, वो सैफुल मलूक खोकर, और शफी सर खोकर, सब ने अपनी जमीनों पे कब्जे कर लिए। तो ये तो कहते हैं सबने और उसमें कोई इसका कसूर मैं- है? मैं- LDA मैं के लोग जस्टिस सुन ले, गुजरात मैं से आपको कहता हूं कि वो बता- इसी किसकी खबर वजह डाले। से किया? सर, ये LDA खबर के हमेशा लोग रह उनके जाती है साथ हमारी मिले कब- हुए हैं। LDA के लोग जिनके वाइस चेयरमैन हालांकि इमरान खान साहब के पीटीआई के बड़े अच्छे ऑनेस्ट आदमी है, जारी बात है, पॉलिसी बोर्ड के वाइस चेयरमैन और इवन के डिफेक्टो वो चेयरमैन के भी इख्तियार है, डीजी LDA, वो सारे कौन है लोग DG उनके साथ। LDA? आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट में आपने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एंटी करप्शन ने जेटी बनाई, पर्चे हुए, जमानतें कराई, और आज वही सारी चीजें आज भी उसी तरह मौजूद DG है। LDA हुकूमत गुजरात से पीटीआई मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, कि मैं वो तो एक पहले भी कह चुका हूं। लाहौर की तरफ भी नजर डालें। कराची से बड़े स्कैम यहाँ पर नजर एक आएंगे। नजर चीफ कराची जस्टिस ऑफ से पाकिस्तान ज्यादा से- कब्जा ग्रुप यहाँ पर एक्टिव डॉक्टर हुआ हुआ साहब, है। अच्छा, इधर भी कोई देखो, इससे पहले सरकारी किस जगह मैं नहीं, चीफ जिसमें अच्छा, अगली जस्टिस खबर, ऑफ अगली खबर, पाकिस्तान, खैर साहब, अगली ऑनरेबल खबर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे गुलजार साहब से कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आए, एक नजर इधर भी डालें। जी, जी, बिल्कुल। कराची के तो आप कह रहे हैं, आपका जिस तरह मैंने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान कहा था ना, नैब के केस के हवाले से, कि आप दंग रह जाएंगे। सही है, उन्होंने आप कहा है सर कि पकड़ लेंगे। इस तरह का इशारा तो मिल आपने चुका है। कहा था कि सर अगली खबर हम है क्यों फवाद पकड़ें? चौधरी साहब के हम हवाले उन से, माफियाज के वज़ीर साथ आज़म क्यों के ना हवाले पहुंचेंगे से और और पकड़ेंगे? ऑपोजिशन लीडर के हवाले से फवाद चौधरी ने कहा है कि मैंने स्पीकर असेंबली को खत लिख दिया है कि ऑपोजिशन लीडर का पता कराएं, उन्होंने आना है नहीं आना, ताकि नए ऑपोजिशन लीडर का यानी शहबाज शरीफ साहब की जगह किसी और शख्स का इंतखाब हो सके। तो जवाब में मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने भी जुमले जड़ दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं भी कहता हूं कि अगर आपको, उन्होंने कहा है कि जी वफाकी वजीर फवाद चौधरी को जवाब है कि फवाद चौधरी साहब अगर आपको चोर, नालायक और नाहल वज़ीर आज़म मिल जाएं तो इन्हें स्पीकर के हवाले कर दें। तो बाबर साहब अब क्या करें, ये तो दोनों तरफ से अटैक शुरू हो गया है, बात ही के अपोजिशन लीडर नहीं आ रहे, ये पीपल्स पार्टी को भी ये गिला है, लेकिन तलाल चौधरी साहब का तो शिकवा है कि वज़ीर आज़म भी नहीं आते। देखें उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये बात तो ठीक है तलाल चौधरी की कि अपोजिशन लीडर कहाँ पर है, गायब हुए हैं। मराद वो गवर्नमेंट की इंजॉय कर रहे हैं और बैठे हुए लंदन में हुए हैं, और वहाँ पर वो बड़े मज़े से ग्रंटर बन कर गए थे अपने भाई के, और ख़ुद ही वहाँ पर बैठ के हर महीने के बाद एक नई डेट दी जाती है, और उसके बाद जनाब वो पता चलता है कि ये डेट भी गुजर गई और अभी तक वो नहीं आए, क्योंकि ऑपरेशन। लेकिन दूसरी बात फवाद चौधरी साहब, आपकी के लिए अर्ज़ है आपके लिए कि अपोजिशन लीडर जो है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपके बस की बात नहीं है, ये अपोजिशन की का प्रीरोगेटिव है, इस्तेकाक है। जो भी बड़ी अपोजिशन पार्टी होगी उसमें से उसका एक अपोजिशन लीडर होगा। अब वो आता है या नहीं आता, ये अपोजिशन का कंसर्न तो होना चाहिए, आपका नहीं। आप अपनी मिनिस्ट्री की तरफ तवज्जो दें, आप अपनी मिनिस्ट्री के अलावा हर चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं। पंजाब में आटे का बहरान, पंजाब में चीनी का बहरान,
आपने बड़ी सफाई के साथ मलबा जो था अपने दोस्तों से निकाला और किसी और पर डाल दिया। रेलवे का इशू हो, आप उसके अंदर अपोजिशन लीडर का इशू हो या अपोजिशन का इशू है, उसको हैंडल करने दें। इसमें आप बिलावल बात करें तो समझ आती है, जमात इस्लामी बात करें तो समझ आती है, जेआई बात जेआईयू बात करें तो समझ आती है। पीपल्स पार्टी के जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, जो पीपल्स पार्टी ने कल मौक़िफ़ अपनाया था कि जनाब वो तलाशे गुमशुदा जो है अपोजिशन लीडर असेंबली में वो नहीं आ रहे, वो किधर हैं, हम उनका रोल है, तो उसको इंडोर्स किया है, उसको सपोर्ट किया है। आप ये बात समझिए ना, आप इतने तो अच्छा ये पहले तो मुझे ये क्लियर हो कि ये खेल किधर से रहे हैं। ये अपोजिशन के साथ है, ये पार्टी के साथ है, फिर बात तो ठीक है। यानी ये वही बात है जो कल पीपल्स पार्टी ने कही, आज उसी बात को दोहराया है पीटीआई के एक मिनिस्टर ने। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, डोगर साहब आपको शायद समझ आ रही है कि ये हो क्या रहा है। जिस तरह आप कह रहे हैं किधर से खेल रहे हैं, कभी वो नून लीग की तरफ से जो उनका बयानिया है उसको लेके आ जाते हैं, कभी उस्मान बुज़दार साहब के, पता है रिसेंटली उन्होंने चार्जशीट अभी चीफ सेक्रेटरीज के ऊपर की थी, इशारा उनका चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ था, जनरलाइज बात चीफ सेक्रेटरीज की हो रही थी। असल जो बात आपने क्या ना, मेरा ख्याल अभी आपको मिला नहीं सिराज, शायद टाइम नहीं मिला, तो वो भी बात आ जाएगी सामने कि वो चीफ सेक्रेटरी से मसला उनको क्या है। पहले आपको पता है चीफ मिनिस्टर से उनका मसला था कि काम उनके पहले होते थे, नहीं हुए। एक चीफ मिनिस्टर साहब से उन्होंने काम कहा, वो नहीं हुआ। उस वक्त सिनेरियो ये था कि चीफ मिनिस्टर साहब के अपने काम नहीं हो रहे थे। फवाद चौधरी साहब को ये लगा कि शायद चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया या दानिस्ता उनका काम नहीं किया। और आपने पता है उनके चार्जशीट लंबी कौड़ी जो पीटी इवन के पीएम ने नहीं की, तो वो उन्होंने बुज़दार साहब पे चार्जशीट दी। अब वो बुज़दार साहब से मेरे को मामला तो उनके ठीक हुए हैं, अब वो चीफ सेक्रेटरी जो है। अच्छा लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये तो सभी को पता है कि फवाद चौधरी साहब जो है उनका ग्रुप कौन सा है, जहांगीर तरीन से उनका क्या ताल्लुक है, उसके बाद खुशबू मुख्तियार से उनका क्या ताल्लुक है। जहांगीर तरीन जो थे पहले चीफ जो सेक्रेटरी था उनका अपना लगाया हुआ था, उस चीफ सेक्रेटरी के पास जहांगीर तरीन के लिए नाम नहीं थी। अब एक नया चीफ सेक्रेटरी है, तगड़ा चीफ सेक्रेटरी है जो पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर कर रहा है। मसला ये कि जहांगीर तरीन खुद तो नहीं बोलते। अच्छा, आपका कहना यह है कि बुज़दार साहब जब नाराजगी होती है चीफ सेक्रेटरी साहब से, तो उनकी जगह पे रिएक्शन जो है वो फवाद चौधरी साहब आगे सर, जहांगीर तरीन का भी अगर कोई इशू हो तो उसके स्पोक्समैन जो है वो फवाद चौधरी बन जाते हैं। वैसे तो वो स्पोक्समैन है, बिलावल से भी कहते हैं, आप एक दफा राहदारी में खड़े थे तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं आप, तो बिलावल को कहा मैं आपके लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। स्पोक्समैन जो है ना उनको आदत पड़ गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के आपको पता है यूसुफ रजा गिलानी साहब के वो स्पेशल असिस्टेंट थे, उसके बाद मुशर्रफ जो है उनके भी स्पोक्समैन थे। तलाल चौधरी ने इसीलिए कहा है कि जनाब इमाम ने लोटों की छांटी की जारी बात है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर स्पोक्समैन ही होता है। अभी इसका जवाब देना, उसने तलाल चौधरी ने कहा है जी मैंने स्पीकर को खत लिखा है कि अवाम में लोटों की छांटी कराई जाए, मालूम हो कि मुशर्रफ के लोटों की तादाद कितनी है और कितने लोग हैं जो पार्टी के लोटों की तादाद कितनी है ये भी पता चले, और नून लीग के लोटों नून लीग के लोटों की। अच्छा, ये हर पार्टी में ये वैसे ना तलाल साहब ने कहा जाता है काबली के साथ बड़ा ताल्लुक शर्म तुमको मगर नहीं आती। नून लीग में मुशर्रफ के कितने लोग थे कैबिनेट में? यानी तलाल साहब उनका इशारा किसी और पे था, वो छोड़ दे, वो तलाल चौधरी को छोड़े, उनका इशारा चौधरी की नहीं, वो तो था। मैं कह रहा हूँ कि नून लीग में तो मुशर्रफ वाले थे लोग ना। हाँ जी, अब पीपल्स पार्टी वाले मुशर्रफ वाले लोग नून लीग में भी थे, वही लोग जो है वो टोपी पहन के और पार्टी बदल के झंडा लगा के, क्योंकि ये लोग सीजनल है। और ये जो भी पार्टी को कहते हैं जिथे वे को तवा परात उथे की इस तरह पंजाबी की मिसाल है। अच्छा, ते लादा गया कि जिथे वेखते ने कि काम बन रहा है, कोई टोल धमका हो रहा है, कोई वेव आ रही है, तो पहले से मेरा ख्याल है कि इनको भी सिग्नल आने शुरू हो गए हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ को आ रहे हैं या फजल रहमान को आए हैं। मेरा ख्याल ये सिग्नल का इशू है, वरना फवाद चौधरी साहब माशाल्लाह गीले वो कहते हैं कोई पे पैर नहीं रखना होना चाहिए ना। बुनियादी बात यह है कि वज़ीर आज़म को भी टाइम देना चाहिए। ठीक है कि बड़े मसरूफ है, देखिए इसमें तो कोई बात है ही नहीं ना। इमरान खान साहब ने खुद कहा था, और उस वक्त तनकीद भी ये होती थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब असेंबली में नहीं आते। यहाँ पे यही मसला था, शहबाज शरीफ साहब असेंबली में नहीं आते। देखिए गलत काम एक है, प्रेसिडेंट है। देखिए मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी, ठीक है करप्शन बाकी मामला तो है, असेंबली की प्रोसीडिंग के अंदर पीएम एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मेजोरिटी बल्कि 100% तकरीबन जो है उनकी हाजिरी थी। अब देखिए ये इमरान खान साहब का जो है, लेकिन ये एक और बात भी है, जब इमरान खान साहब असेंबली में आते हैं तो आप देखें कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, जो वहाँ पर रवैया होता है, जो वहाँ पर जुमलेबाजी होती है, क्या वहाँ पे कोई ऐसी कोई तामीरी काम होता है? एक
एक जिस तरीके से जुमले कसे जाते हैं वो अभी कहा जा रहा है प्रोडक्टिव और नालायक झूठा नाअहल, नालायक झूठा नाअहल। तो क्या इसलिए वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि एक मछली मंडी या टाइम जाया करना है? तो मुल्क के लिए, कौम के लिए बेहतर है कि बंदा कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव काम कर रहा है। 10 सेकंड बजाय यहाँ वहां पे जाके तमाशा में लगा होता 4 अरब रुपया मजीद चाहिए पेशावर बीआरटी के मुकम्मल होने के लिए। बाबर साहब दे देना चाहिए मेरा ख्याल है। चलें 4 जहां इतने लगा मैं कहता हूं अगर 4 अरब में हो जाए तो फिर भी शुक्र करें आप। अच्छा चलें 70 अरब से ज्यादा चला जाएगा काम। उसामा साहब मैं क्या कहूँ, 4 अरब मजीद चाहिए। इन्होंने डेटे देते जा रहे हैं, पैसे बढ़ाते जा रहे हैं और उसके बाद ये होता है कि पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और डेट फिर आगे एक्सटेंड हो जाती है। मुझे तो शक ही है कि पता नहीं पूरे 5 सालों में बीआरटी बनती भी है कि नहीं बनती। मजाक बन गया बीआरटी का। और कल साहब फिर कहते हैं कि नैब जो है वो भी सोई पड़ी हुई है केपीके में, उनको भी सिर्फ अपोजिशन ही नज़र आ रही है, उनको पीटीआई नज़र नहीं आती। मैं बल्कि कभी वो उसकी एवेल्यूएशन जनाब उसका एफआईए, कभी नैब, ना ये नैब से उसकी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, ना ये एफआईए से उसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं, बल्कि इसकी इंक्वायरी करवाना ही नहीं चाहते कोई। तो खान साहब आप तो कहते थे कि मेरे प्रोजेक्ट्स ओपन होंगे, खुले होंगे, यही तो हमारा गिला था पेशावर की बात पिछली गवर्नमेंट से कि जनाब इसका एक ट्रांसपेरेंट ऑडिट होना चाहिए हर चीज का। उस पे आपकी गवर्नमेंट भी तैयार नहीं। कोई भी मसला हो, अब ये पेशावर का मसला है, खैबर असेंबली में जो कुछ हो रहा है देखकर सुनकर शर्म आती है। अब ये सिलसिला ही बन चला है हमारी असेंबलियों में कि हंगामा राई करनी है। इस हवाले से ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहले तो कौमी असेंबली में तो हो ही रही थी नोक झोंक, कुछ हाथापाई की नौबत आते आते रुक गई, चले शुक्र है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बात आगे बढ़ती चली जा रही है। अब भी इजलास हुआ तो जनाब इससे पहले कि स्पीकर साहब मुश्ताक गनी कुछ बात कर सकते, कुछ सदारत में उनकी काम शुरू हो सकता, कोई बिल पेश हो सकते, कोई बात हो सकती, अपोजिशन ने डेस्क पर जनाब हंगामा राई शुरू कर दी, डाइस का घेराव कर लिया। अच्छा, अब हुकूमती अरकान ने भी नारों का जवाब नारों में दिया और हुल्लड़बाजी शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ जी, पीर तक दोपहर 2 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया गया। खरल साहब अब ये इसी तरह चलेगा, मुझे लगता है 1.5 साल गुजर गया है, माशाल्लाह अगले 3.5 साल भी बस यही करते रहे और उसके बाद जाके फिर लोगों से वोट मांगे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करें। यही करना है। यही अगर आपने असेंबलियों में करना है तो ताले लगा दें असेंबलियों को, बाहर जाकर कर लें। असेंबली में आने का क्या फ़ायदा है? उस पैसे आपने वहाँ पर टीए लेना है, हाजिरी लगानी है, लाखों रुपया कमा के घर और यहाँ नारेबाजी करके क्या फ़ायदा? उसामा साहब, असेंबली कौमी असम्बलियाँ हों या सूबाई असम्बलियाँ हों, मेरा ख्याल अगर 100 इजलास होते हैं ना तो उसमें ये ओवरऑल उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें एवरेज जो होती है ना कि लेजिस्लेशन के हवाले से या आवाम की बात हो या जिस तरीके से आवाम के मफाद या मुल्क के मफाद की या इदारों के मफाद की अगर इस तरह की कोई बात हो ना तो मेरा ख्याल है वो 10% भी शायद या 5% भी नहीं होती। ज़ाती मामलात, प्रोडक्शन आर्डर, पासपोर्ट, पर्क प्रिविलेज, तनख्वाहें ज़्यादा, टीए बढ़ा दिए जाएँ, टिकट डबल दे दिए जाएँ और बहुत सारी तनख्वाह बढ़ाने के अलावा जिस तरह मैस और कंटीन में आपको कहता, मेरा ख्याल है इतनी सस्ती जो चाय पानी रोटी वहाँ पे मिलती है, यानी वो जो अमीरी उमरा हैं, जो शराफिया हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो 2 रुपए की 1 रुपए की रोटी या चाय का कप जिस तरह मिलता है, तो जो मजदूर दिहाड़ी करता है 500 या 800 रुपया, उसको तो 30 रुपए का कप मिलता है चाय का भी, और रोटी जितने की मिलती है और सालन मिलता है। मेरा ख्याल जितनी वो दिहाड़ी बिचाता 3 टाइम अगर खाना गिने तो आधे से ज़्यादा तो उसके उस पर स्पेंड हो जाते हैं। मैं आज एक को खबर दे रहा हूँ उसामा साहब, और ये रिकॉर्ड के और ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत दे रहा हूँ, और ये लाहौर के अंदर एक ताकतवर शख्सियत, इसलिए मैं ताकतवर कह रहा हूँ क्योंकि ताकतवर जो इदारे हैं मुझे ये लग रहा है कि शायद वो भी उसके आगे बेबस हैं, मजबूर हैं, अच्छा बेकस हैं या ब्लैकमेल हो रहे हैं। उसको हकूमती शख्सियात ने बतौर ब्राइब और एक इदारे ने मिलकर अब उस ज़मीन जिसकी अरबों रुपए मालियत है वो दी, जिसको मैं बतौर ब्राइब कहूँगा, और उसमें बहुत सारे फ्रॉड हुए। किस तरह बेनामी ट्रांजेक्शन कहाँ से होती आई, और नवाज शरीफ साहब से शुरू होकर शहबाज शरीफ तक कहानी वो ख़त्म हुई। उस मामले के हवाले से LDA को सब कुछ पता है, नैब को सब कुछ पता है, लेकिन ये दोनों इदारे
उस शख्सियत के हाथों ना सिर्फ ब्लैकमेल हो रहे हैं बल्कि लम्हा बलम्हा उसको रिपोर्ट दे रहे हैं। उस शख्सियत को जो मुल्ज़म है, जो बेनिफिशरी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो क्या काम कर सके। जो होगा तो ये सिर्फ नैब को मैं ये बता रहा हूँ और एलडीए को, और ये मामला मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में है, नोटिस में है, उसको डिनाई नहीं कर सकते, ताकतवर है, कोई डॉन डिनाई नहीं कर सकते, कि वज़ीर आज़म डॉन माफिया है, उनके नोटिस में है। शहजाद अकबर जो मशीर अकाउंटेबिलिटी हैं उनके नोटिस में है। अच्छा, जो वाइस चेयरमैन एलडी हैं उनके नोटिस में है, तो फिर डीजी के नोटिस कहते में हम बेबस है, हैं। चेयरमैन नैब के नोटिस में है, और जो लोग सारे मामलात को देख रहे हैं इस हवाले से उनके भी नोटिस में है। इसके सर नोटिस का बावजूद क्या करना है? ये वारदात नोटिस हो में जाती आपका लिया, बाबर है, अवान सहूलतकारी का किरदार हो जाता है। अच्छा, तो फिर क्या ये लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं सहूलतकारी के अंदर, आंते जुर्म के अंदर, क्या इनको जेलों के अंदर नहीं जाएंगे और जाना नहीं चाहिए? और इंशाअल्लाह अगर वो मैं इतना उनको ताकतवर वार्न भी कर रहा हूँ, अच्छा। खबरदार भी कर रहा हूँ। और वो प्रॉपर्टी डीलर जिन्होंने आज वो दो प्रॉपर्टी डीलर जिन्होंने विजिट किया है, कल भी किया विजिट जिन्होंने, वो अपने पैसे जाया मत करें। अच्छा, आपके साथ हाथ हो जाएगा। आप ये अगर आपने काम कर दिया, आप पहले अच्छे तरीके से नैब से और बाकी इदारों से पता कर लें कि ये जो सौदा आप उठाने जा रहे हैं फड्डे का, क्या ये आपको हजम हो सकेगा। और अगर बड़ा माफी आप लेगा ना, समझते हैं कि अच्छा, हजम साहब, कर वो एक सकेंगे, बड़ा ताकतवर तो मीडिया ये ग्रुप है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नैब, ये सारे उसके सामने बेबस हैं। असल चीज़ ये है कि बहुत अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उस बंदे ने हथियाई और उसके बाद वो बेचने जा हथियाई किस रहा है, तरह? और अदारे जो है यानी किस बेबस हैं तरह उसके सामने। वो पता ही है आपको। अच्छा, इस पर तो बेबस है। इस तरह के सर अब हालांकि बन जाते उसकी हैं। पर्सनल फाइल अच्छा, 512 सफात बहुत से लोगों की, के खिलाफ ये इमरान भी मैं खान आपको की बता कार्रवाई करना दूं, चाहते थे। अच्छा, आप असम्बली की उसमें बात। चेंजिंग भी नहीं कर सकते। थोड़ी सी बात। 512 सफात की पर्सनल तमाम फाइल मेरे पास मौजूद है, आपको पता है अच्छी तरह, चलो आप सर, देख रहे हैं। और देखते हैं, साथ कुछ ही होता है नहीं। अगर उसमें 19-20 की वो अलहदा से कार्रवाई होगी, और उससे पीछे जो सर, अभी आपने होना। ये तो कागज 86 जब आप कह रहे हो कर जगह लिए, बिक रही है अरबों रुपए की, 86 तो से फिर क्या फायदा सीधे है कर बिक लिए जाएगी? आगे तक, अच्छा। उसमें तो पैंचर लगा लिए, हंगामा रही, 86 से हंगामा रही पीछे पर जो है आप अच्छा, बता बस रहे हैं, हंगामा रही वो तो पंजाब रिकॉर्ड- असेंबली में भी हुई वो है, मेरे सामा पास- साहब। जी, सिंध असेंबली में भी होती पंजाब है। असेंबली में भी क्या हंगामा हुआ? आई हुई है, और उसमें मजेदार बात यह है कि आज पंजाब असेंबली में खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बाइकाट करके चले गए। एक हमेशा अपोजिशन बाइकाट करती है, इस दफ़ा चौधरी धहीर और फैजुल हसन चौहान उन्होंने बाइकाट कर दिया। इशू ये था कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली जो है, KP की और पंजाब असेंबली में तो एक ही काम हो गया उनकी ना फिर। अपनी ग्रीवांसेस थी राजा बिशारत साहब के साथ और हुकूमती लोगों के साथ, कि जनाब मैंने कहा था कि जनाब मुझे मेरे जिस तरह से PA को के साथ बदतमीजी की गई और ये वो किया गया, तो वो अपोजिशन के साथ मिल गए और उस पर फैजुल हसन चौहान ने बायकॉट किया। लेकिन बाद में जब वो वापस आए तो उन्होंने, मैं हैरान हूँ कि देखिए मीडिया की आज़ादी की बात ये अपोजिशन करती है, लेकिन इन्होंने आज तक मीडिया की आज़ादी का जब इशू आता है तो फिर किस तरह से ये चुप हो जाते हैं। कराची में जैसा सिंध में वो एक सहाफ़ी वर्कर जो है वो शहीद हुए हैं, मेमन साहब, तो उस हवाले से आज अपोजिशन जो थी वो खामोश रही। फैजुल हसन चौहान जो थे उन्होंने डिमांड की, उन्होंने चीफ जस्टिस गुलजार साहब से रिक्वेस्ट की कि उसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी की जाए, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बेनकाब किया जाए। उनकी स्टेटमेंट्स जो है मेमन साहब की सबके सामने हैं, तो इस पर बजाय कि अपोजिशन उनको सपोर्ट करती, अपोजिशन जो थी उनको क्रिटिसाइज़ करती रही है। दूसरी आज एक और राजा बिशारत साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के इशू पर आज एक बहुत अहम मीटिंग थी। अताउल्लाह तारड़ जो थे वो पेश हुए, उसमें शरीफ ख़ानदान की तरफ से उनकी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाई गई। उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि हम उनको अस्पताल में एडमिट कर रहे हैं और उनका इलाज स्टार्ट होने वाला है, और उसके साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट की गई कि मरीम जो है वो भी बाहर जाना चाह रही हैं, अपने वालिद को मिलना चाह रही हैं, तो उनको मिलने दिया जाए। अच्छा उसामा साहब, ये सियासत सारी टोटल सियासत हो रही है,
दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। मियाँ साहब की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स ये है कि वो बहुत बीमार हैं, हस्पताल दाखिल होने वाले हैं, लिहाजा उनको जनाब मरियम जो है उनको वहाँ पर भिजवाया जाए और उनको उनके स्टे को एक्सटेंशन दी जाए। अब गवर्नमेंट जो है वो इस पर फैसला नहीं करना चाहती, हुकूमत फैसला नहीं करना चाहती, वो भी सियासत कर रही है। वो ना उन्होंने उनके स्टे को बढ़ाना है, ना ही उन्होंने ना करनी है। ये इसी तरह से स्टेटस को मेंटेन रहना है। असल इशू ये है कि मरियम जो है उनको किस तरह से अलाउ किया जाए कि वो बाहर चले जाएं। इस पर हुकूमत, पहले मियाँ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब गए, उस पर हुकूमत को पहले ही बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा, गवर्नमेंट को बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ा, मीडिया ने बेताशा उनको और सोशल मीडिया में बेताशा उनकी जगनसाई हुई। खान साहब ने खुद एडमिट किया कि ना मुझसे गलती हो गई, मुझे रिसीव किया गया कि ये बंदा यहाँ पर मर रहा था और बाहर जाकर ये बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। अब मरियम पे वो इस किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते, ना ही वो ये चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनकी जो बीमारी है उनके स्टे को ख़त्म कर दिया जाए। कोई और मसला तो कोई यहाँ के इलाज फिर वही लाखों रुपया भी लगे और ये रहे तो ये गेम चल रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि फैसला कुछ भी नहीं होना, इसी तरह पर सारे काम करेंगे, इसी तरह स्टेटस को मेंटेन रहना है, चाहे वो जो मर्जी कर लें। जब मरियम की बारी आनी है गवर्नमेंट जो है इसने अलाउ नहीं करना, जब मियाँ साहब की बारी आनी है गवर्नमेंट ने खामोश रहना है। ब्रेक का वक्त हो गया है और लगता है कि ये हम तो प्रोग्राम में ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जो असम्बली में जो कुछ हो रहा है उसको ब्रेक नहीं लग सकती। ये इसी तरह से चलता रहना, ये हंगामा रही आपको अगले 3.5 साल तक मिलती रहेगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या वाकई महंगाई कम होने वाली है, इस हवाले से कुछ अहम खबरें हैं ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। महंगाई महंगाई महंगाई, हर कोई इसकी बात कर रहा है और पिछले चंद दिनों में जितने इजलास इमरान खान साहब ने इस हवाले से किए हैं शायद ही किसी और चीज़ के बारे में कभी किए हों। और हर सतह पर यानी वजारत ख़जाना, दीगर वजारतें, असद उमर साहब सब इसी काम पे लगे हैं कि जी किस तरह महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अब ये भी कहा जा रहा है दालों पर ड्यूटी कम करके देखा जाए कि उससे कुछ कीमतें कम हो जाए। चीनी के हवाले से 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब की है। आटा बहरान पर 1 हफ्ते के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी रिपोर्ट पेश करें, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बाबर डोगर साहब, महंगाई कम हो रही है आप मान लें इसलिए कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अब 5 रुपये से लेकर 30 रुपये तक घी और दालों की कीमतों में कमी आ गई है। लाइनें लोग ऐसी नहीं वहाँ लगा कर खड़े गरीब लोग कि वो उनको कोई फ़ायदा हो। और अब ये दीगर इक़दाम पर भी गौर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अब बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ये उसूली फ़ैसला हो गया है। देखिए उसामा साहब, जहाँ तक मैक्रो लेवल की बात है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी हैं, इंपोर्ट जो है उनमें कमी आई है। तो अगर उसके इंडिकेटर देखे जाए तो वहाँ पर तो ठीक लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो डिफरेंट है। आप मार्केट में जाएं, चीज़ें महंगी हैं। गवर्नमेंट जो है खान साहब को वो एसी वाले कमरों में बड़े बड़े हालों में जो ब्रीफिंग दी जाती है और जिस तरह जो बताया जाता है, अगर आप एक जनरल स्टोर पर ख़ुद ख़रीदारी करने चले जाएं तो चीज़ें उसके बिल्कुल उलट नज़र आती हैं, उसके बरक्स नज़र आती हैं। उस तरह से नज़र नहीं आती कि गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं कि हेल्थ कार्ड है, 65 साल से उम्र से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए कार्ड हैं, राशन कार्ड है, ये वो सारा कुछ है। ठीक है, ये गरीब लोगों को जो इंतहाई पुअर क्लास है उसके लिए ये इनिशिएटिव ठीक है कि आप ये ले रहे हैं, लेकिन बात ये कि लोअर मिडिल क्लास के लिए तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। मार्केट में जॉब्स नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो कंपनियां थीं उनमें बेतहाशा ले ऑफ्स हो रहे हैं, नई इंडस्ट्री लग कोई नहीं रही, बिजली, तेल और ये सारी कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। उसामा साहब, ये बिल पे करना आम आदमी की कैपेसिटी नहीं है। लोग गैस बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे। ये काफ़ी नहीं है ये कह देना कि हुकूमत इजाफा नहीं कर रही, कोई एहसान नहीं कर रही। असल इशू ये है कि ये पे नहीं हो सकते। एक आदमी जो सैलरी ले रहा है,
जो 20-30 हजार सैलरी ले रहा है उसमें वो घर का किराया, बिजली के बिल, गैस का बिल, उसके बाद वो रोटी नहीं खा सकता। अच्छा, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। 30 सेकंड। 16 निकाती एजेंडा था SCCP के कमिश्नर का और एहसास प्रोग्राम का जो मामला था तो नहीं हो सका क्योंकि अच्छा आई आगे आ गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा गैस के और बिजली की कीमतों में आपने बताया कि इजाफा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने FIA से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है कि तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जाए जो चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से और आटे दालों की कीमतें जो है उसकी कमी और बाकी शायद उस दालों की इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लाया और खास तौर पर जो बच्चों को जो उनकी ग़िज़ा है या उनको जो लाइफ सेविंग जो ग़िज़ा है उस हवाले से भी जो उनका उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जाए ताकि बच्चों को भी वो तो उम्मीद करते हैं कि कुछ रिलीफ इससे मिलेगा। बकौल अवाम हमारा सेगमेंट है, उसका वक्त हो गया है। देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।